मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 287वीं कक्षा 159 सूत्र हो गए थे चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद के। कुछ पूछना है? अच्छा जी, गोत्र स्त्रियाः कुत्सनेन च, इसमें जो गोत्र में स्त्री प्रत्यय होना चाहिए तो उसका अपत्य कुत्सन संतान वो युवा भी नहीं, हो सकती। गोत्र में स्त्री प्रत्यय ऐसा क्यों बोला? गोत्र में स्त्री प्रत्यय नहीं, गोत्र और स्त्री इन दोनों का हम कर्म धारय करेंगे। शब्द अर्थात जो संतान, जो नाम है, नाम संतान को जो कह रहा है जो शब्द, वो स्त्री होना चाहिए। और गोत्रापत्य अर्थात पौत्री होनी चाहिए। अब पौत्री जब बोलेंगे, स्त्री बोलेंगे, तो कोई ना कोई स्त्रीयाम के अधिकार में हम प्रत्यय भी तो लाएंगे। तो वो जो प्रत्यय आया है स्त्रीलिंग में, स्त्रीयाम के अधिकार में, वो अपत्य में नहीं आया, वो तो स्त्री को कहने के लिए आया है। अच्छा तो जी, अपत्य को स्त्रीलिंग में कैसे करेंगे? अपत्या है अपत्या कह सकते हैं। स्त्रीलिंग में नहीं, अपत्य नपुंसकलिंग रहता है सदा। तूने सही बोला। अपत्या नहीं बोलते हैं। अपत्य जो है ना, नित्य नपुंसकलिंग का शब्द है, इसलिए अपत्यम अपत्य अपत्यानि। चाहे चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हों। कौन है ये? कि ये इमानी मम अपत्यानि संति, ऐसे ही बोला जाएगा ये। इसीलिए पाणिनि ने भी तस्यापत्यम, नहीं तो सीधा बोलते, कम से कम पुल्लिंग तो बोल ही देते, तस्यापत्यः, ऐसा नहीं बोला उन्होंने, तस्यापत्यम। और जहां भी हम विग्रह करते हैं सब ऐसे ही बोलते हैं, औपगवस्य उपगोर अपत्यम, गर्गस्य अपत्यम, सब जगह अपत्यम अपत्यम ही चलता है। तो इसलिए गोत्र प्रत्यांत, ठीक है ना, यानी गोत्रवाची हो, गोत्रवाची होता है पौत्री, पौत्र होने से। अब क्योंकि यहाँ स्त्री कहा जाए तो पौत्री होने से, साथ में स्त्री प्रत्यय। तो जो स्त्री प्रत्यय, स्त्री प्रत्यांत भी है और पौत्री भी है, यानी गोत्र भी है, उससे अणा प्रत्यय कहा जाता है इसमें, गोत्र स्त्रिया से। तो आचार्य जो वो अपत्य होगा वह युवापत्य अथवा गोत्रापत्य भी हो सकता है या युवापत्य ही होगा? हाँ, अब यहाँ पर जैसे स्त्री कहा जा रहा है, यानी कि पौत्री, तो यहाँ तो पौत्री की संतान कहलाएगी। जैसे गार्गी शब्द बना लिया पहले हमने, पहले तो गार्ग्य बनाया पौत्र कहने के लिए, फिर पौत्री को कहने के लिए गार्गी बना लिया, क्योंकि यकार का तो लोप हो जाएगा बाद में। अब गार्गी बना करके, अब गार्गी की संतान, तो गार्ग्या अपत्यम। तो उस अवस्था में अब क्योंकि हम जो प्रत्यय आगे करने जा रहे हैं, अणा प्रत्यय, भले ही कुछ सा अर्थ में कर रहे हों, लेकिन हम जो गोत्रापत्य पहले ही हो चुका है, पुत्र पौत्र हो या पौत्री हो, उससे प्रत्यय कर रहे हैं, तो उससे प्रत्यय कर रहे हैं तो नियम तो लगना ही है फिर वो, कि गोत्राद योनि, ठीक है ना, गोत्राद योनि। लेकिन अब यहाँ जो गोत्रवाची शब्द है गार्गी, ये तो स्त्रीलिंग का है, लेकिन इसकी संतान स्त्री नहीं होगी। कब? यदि हम गोत्राद यून्य स्त्रियाम लगाएंगे तो, क्योंकि वहां अस्त्रियाम कहा गया है। तो गार्ग्य यानी गार्गी की जो संतान है अब, वो पुत्र कहलाएगी। पुत्र है वो, पुत्री नहीं, क्योंकि पुत्री होगा तो फिर वो सूत्र गोत्राद यून्य स्त्रियाम, वो नियम नहीं लग पाएगा वहां पर।
तो इस तरह से पुत्र को कहने के लिए युवापत्य में ही होना है। तो इस तरह से अब जो गार्गो जाल में जो शब्द बनाया है इन्होंने, इसका अर्थ क्या बनेगा? युवापत्य। अगर हम गर्ग नाम से बोलें तो क्या बनेगा? गर्ग का युवापत्य। और गार्गी की दुष्ट संतान, वो उसका ही अर्थ हो जाएगा। और आचार्य जी इसमें जो उदीचम बार बार आता है उसका क्या अर्थ है? पीछे उदीचाम, प्राचाम, ये दो ही शब्द तुम्हें मिले होंगे अब तक शायद सूत्रों में। और भी कोई दिखाई दिया है? उदीचाम और प्राचाम के अतिरिक्त कभी प्रतीचाम या दक्षिणा शब्द कहीं देखा है? नहीं है। क्योंकि यदि हम उस तरह से देखें कि दक्षिण की ओर यदि जाएं तो भारत से दक्षिण की ओर क्या है? समुद्र ही तो है, वहां तो कोई देश ही नहीं है। या फिर भारत में ही हम दक्षिण स्थान लें तो वैसा भी कहीं प्रयोग नहीं किया गया है। तो किस दृष्टि से ऐसा दो ही स्थानों के आचार्यों के नाम लिए गए हैं? ये तो सब अनुसंधान की बातें हैं, खोज करने की। लेकिन औदीच्य और प्राच्य बस इन्हीं का प्रयोग अधिक किया गया है। जबकि पश्चिम में भी काफी अन्य देश हैं, लेकिन अन्य देशों का ध्यान नहीं दिया गया यहाँ पर। जैसे पाणिनि या पतंजलि, प्राय पतंजलि तो वहाँ के जम्मू कश्मीर के माने जाते हैं ना, उधर के, उत्तर भारत के। पाणिनि का कोई पाणिनि शायद, अफगान लाहौर के तरफ। हाँ, वो भी उधर के ही रहे हैं। तो अब क्योंकि उत्तर में रहे हैं ये, तो अपने यहाँ के आचार्यों के क्या क्या मत थे वो अधिक प्रसंग आ चुका है उनका है। उधर पूर्व आचार्य ले लिए गए, जैसे यंग प्राचाम देश है, वहाँ स्थान की दृष्टि से ले लिया गया। क्योंकि उत्तर भारत की दृष्टि से, हम जम्मू कश्मीर की दृष्टि से देखें तो भारत का जो भाग है वो पूर्व में तो बहुत ज्यादा रह गया, लंबा निकल गया है ना, पूर्व की तरफ आसाम वगैरह तक जाते हैं तो। और पश्चिम में इतना नहीं है। पश्चिम में कहाँ है? यदि हम सीधा देखें, जैसे जम्मू कश्मीर के नीचे क्या है, राजस्थान, गुजरात वगैरह, यहाँ दिल्ली से होते हुए आएंगे तो पश्चिम में ज्यादा नहीं है, वो तो दक्षिण की तरफ जा रहे हैं हम। मतलब तो तब की दृष्टि से देखेंगे ना आचार्य? है प्रदेश की दृष्टि से, मतलब पीछे प्राचीन दृष्टि से देखें तो बड़ी होगी। ये देश की दृष्टि से है शब्द। ऐसा नहीं है पहले के आचार्य, पहले के आचार्य हैं तो उदीचाम का क्या अर्थ होगा? जो आगे पैदा होंगे वो आचार्य। मतलब तब का भारतवर्ष बड़ा होगा। हाँ, भारतवर्ष तो बड़ा था उस काल में, ये तो बाद में घट गया है कुछ। ये जो अफगानिस्तान है या जो बांग्लादेश इसको बोलते हैं, पाकिस्तान, ये कुछ भी नहीं था। बल्कि ईरान तक अपनी पहुंच थी वहां पर। क्योंकि ईरान शब्द बना ही आर्यन से है, आर्यन, ईरान। चलो, यह साहित्य की, इतिहास की बातें हैं सारी। और हम इस पर खिंच के भी चर्चा करेंगे आगे। ये सूत्र भी हमें आज समाप्त करने हैं ये। तो और कोई प्रश्न है अभी? नहीं अच्छा, यही था कि उदीच्य मतलब उत्तर वाले और प्राचाम मतलब उत्तर पूर्व के वाले। हाँ, पूर्व प्रदेश के आचार्य। उदीचाम का अर्थ उत्तर प्रदेश के, उत्तर देश का भाग है। उत्तर प्रदेश नहीं, ये तो प्रदेश का नाम हो गया अलग। उत्तर देश के आचार्य वो औदीच्य कहलाते हैं और वो प्राच्य कहलाते हैं। तो आगे सूत्र, प्राचाम अवृद्धात थिन बहुलम, ये प्राचाम आ गया यहाँ पर। प्राचाम षष्ठी बहुवचनांतम, अवृद्धात पंचम एक वचनांतम, फिन प्रथमैक वचनांतम, बहुलम प्रथमैक वचनांतम। अब इसमें दो बातें कही, एक तो अवृद्धात और दूसरा प्राचाम। और इन प्रसंगों में ये जो सारे चल रहे हैं, ये अपत्य का जो प्रकरण चल रहा है, इसमें प्रायः करके आचार्यों के नाम पाणिनि ने सम्मान के लिए लिए हैं। कैसे पता लगता है? ये यही सूत्र है इन सब बातों को बताने वाला, मुख्य रूप से देखें तो। क्योंकि प्रायः करके होता क्या है कि आचार्यों के नाम लेते हैं तो विकल्प अर्थ निकलता है उससे। यहां देखना जरा, अन्य तरह से हम नहीं आ रहा था ऊपर से, फिर भी प्राचाम कहा, पहली बात। दूसरी बात, प्राचाम भी कह दिया, बहुलम भी कह दिया एक ही सूत्र में।
तो बड़ी समस्या हो जाएगी, ये क्या हो रहा है, ये सूत्र कैसे गड्ढमड्ढ हो रहे हैं सब बिल्कुल। अगर विकल्पार्थी ही कहना होता तो अनितरस्याम आ तो रहा था। अच्छा ठीक है, नहीं लिया हमने अनितरस्याम, चलो सम्मान के लिए आचार्यों का नाम भी लेना है और विकल्पार्थी भी निकल आएगा, चलो ये भी मान लिया, प्राचाम से हमने दोनों बातें ले ली। फिर ये बहुलम क्या करेगा, यहाँ बहुलम भी बोल दिया। तो इससे स्पष्ट पता लगता है कि इस प्रकरण में आचार्यों का नाम प्रायः करके सम्मान के लिए लिए गए हैं। अब प्राचाम को तो हमने सम्मान की दृष्टि से ले लिया, बहुलम फिर भी खटक रहा है। लेकिन अन्यत्रस्याम और बहुलम में अंतर होता है, ये हम जानते ही हैं, क्योंकि बहुलम अन्यत्रस्याम कहने से क्या है कि एक पक्ष में प्रत्यय होगा, दूसरे पक्ष में कोई अन्य प्रत्यय हो जाएगा। लेकिन बहुलम कहने से कहीं कहीं प्रत्यय बिल्कुल भी नहीं होता, ऐसा भी अर्थ निकल आता है उससे। ये बहुलम की विशेषता है। तो यहाँ प्राचाम मात्र सम्मान के लिए है, ये स्पष्ट सिद्ध हो रहा है, विकल्पार्थ नहीं है, क्योंकि अनत्रस्याम था, पीछे से ले सकते थे वहां से। तो अवृद्ध संज्ञकात् प्रातिपदिकात् अपत्यार्थे बहुलम थिन प्रत्ययो भवति प्राचाम आचार्याणाम मतेन। तो अवृद्ध जैसे गुलचुक, अहिचुंबक वृद्ध नहीं है, तो गुलुचुकस्य अपत्यम, थिन प्रत्यय हो गया, गुलुचुकाय नहीं, वृद्धि हो नहीं पाएगी। अहिचुंबकस्य अपत्यम अहिचुंबकायनि। अब विकल्प कहा है तो दूसरे पक्ष में, अब क्योंकि अकारांत है ये, तो अत इय को लगा लेंगे। तो ग्लौ चुकी ही आही चुंबकी ही। बहुलम का यहाँ नहीं दिया है कोई प्रयोजन, लेकिन बहुलम का भी प्रयोजन है कि कहीं कहीं पर ये प्रत्यय होता ही नहीं, किन्हीं कुछ शब्दों में, जैसे दक्ष या प्लक्ष शब्द हैं, ये अवृद्ध ही तो हैं, तो यहाँ पर फिन प्रत्यय होना चाहिए किसी किसी पक्ष में, एक पक्ष में, लेकिन होता ही नहीं। तो वहां पर मात्र इ प्रत्यय ही मिलेगा, दाक्षी ही प्लाक्षी, यानी कि दक्ष दक्षायनि ही और प्लक्षायनि ही नहीं मिलता। तो ऐसे कुछ शब्दों में नहीं भी होता है ये। चलो आगे देखते हैं। बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये, क्योंकि हम सब मनुष्य हैं, मानव हैं, तो इसी से बनते हैं ये शब्द। मनोर्जाता वयतौ शुक्च, मनोः पंचम एक वचनांतम जातौ सप्तम एक वचनांतम, अय यतौ प्रथमा द्विवचनांतम शुक प्रथम एक वचनांतम च अव्यपतम। ये इसके पद हो गए अलग अलग। यहाँ एक शब्द जो विशेष दिया गया है वो है जातौ, जबकि अपत्यम का अधिकार चल रहा है, तस्यापत्यम। तो यहाँ पर एक तो ये पक्ष माना जाता है कि अपत्यम का अधिकार यहाँ संगत नहीं हो पाता जाति कह देने के कारण से। लेकिन निरुक्त में एक उदाहरण आया हुआ है, मनुष्य शब्द को बनाने के लिए, मतलब मनुष्य शब्द को बनाने के लिए प्रश्न वहां किया जाता है कि वहां शैली ऐसी होती है, वहां शब्द बोल करके और कस्मात कह के प्रश्न करते हैं, जैसे मनुष्य कस्मात, ये शैली है निरुक्तकार की। अब आगे जब वो उत्तर देते हैं तो वो प्रत्यय नहीं बताएंगे, वो अर्थ खोलेंगे उसका। प्रत्यय प्रकृति अपने आप ढूंढते रहो, वो उनका कार्य नहीं है, क्योंकि निरुक्त पढ़ने से पहले व्याकरण छात्र पढ़ चुका होता है, उसको अभ्यास होता है इन सारी बातों का। तो कहा कि मनुष्य अकस्मात के मनोरपत्यम मनुष्यो वा, और वा कह करके दो विकल्प दे दिए इन्होंने कि इस तरह से आप बना सकते हो कि मनोरपत्यम, तो वहां पर अपत्यम कह करके मनु की संतान, अपत्य संतान को ही बोलेंगे, जाति को तो बोलेंगे नहीं। अब क्योंकि यास्क ऋषि भी प्रामाणिक हैं, तो इस तरह से हम यहाँ पर अपत्य भी ले सकते हैं, अधिकार के रूप में चल रहा है, यानी कि आचार्य जी मनु। जब वो प्रश्न पूछते हैं, मनुष्य अकस्मात ऐसा प्रश्न पूछते हैं, तो अकस्मात यहाँ ये पंचमी जो आई है हेतु में आई है, तो किस हेतु से हाँ, ऐसा अभिप्राय होता होगा? ये का तात्पर्य ये शब्द किस प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के व्यवहृत हो रहा है,
ये प्रश्न निकलता है अकस्मात से। तो किस प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के व्यवहित हो रहा है, तो प्रवृत्ति निमित्त जब बताया जाएगा वही उसका अर्थ खुल जाएगा वहीं से ही। क्योंकि शब्द किसी अवधेय को बोल रहा है तो कोई तो उसमें ताकत है, उस अवधेय को बोल ही क्यों पा रहा है वो, उस वाच्य को क्यों बोल पा रहा है शब्द, तो वो कारण बताया जाता है फिर उसमें अकस्मात कह करके। उसका उत्तर में कारण आएगा कि ये कारण है इसका। तो इस तरह से यहाँ अपत्य भी ले सकते हैं और जाति भी कहा है साथ में। तो अपत्य कहने पर भी, अपत्य कहने पर भी वो एक बहुत व्यापक शब्द बन जाता है। वहां ये नहीं कहेंगे कि ये मनु का पुत्र है, ये मनु का पौत्र है, ये मनु का प्रपौत्र है, ऐसे नहीं श्रृंखला चलेगी वहां। वहां जो अपत्य का अर्थ होगा तो सारी मानव जाति। अब प्रश्न ये उठेगा कि सारी मानव जाति क्या मनु की संतान है? मनु की संतान अर्थात क्या आदि पुरुष थे मनु? प्रश्न ये है। अर्थात परमात्मा ने सबसे पहले बिना माता पिता के पृथ्वी से जो उत्पत्ति की थी, तो मनु को बनाएंगे सबसे पहले, तभी तो माना जाएगा कि आदि पुरुष, वहां से ये श्रृंखला चल पड़ी। तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि महर्षि दयानंद ने स्पष्ट लिखा है कि सृष्टि के प्रारंभ में अनेक स्त्री पुरुष, एक नहीं अनेक स्त्री पुरुष अमैथुनी सृष्टि में ईश्वर ने उत्पन्न किए। मनु का वहां नाम भी नहीं है। मनु का इतिहास तो ये वर्तमान मनवंतर जो चल रहा है वो तो हमने नाम रख लिए हैं मनवंतर मनवंतर, लेकिन वर्तमान में जो स्वयंभू स्वयंभू मनु जो चल रहा है मनवंतर, स्वयंभू बोलते हैं ना इसको। तो यहाँ मनु शब्द से हम व्यवहार करते हैं, लेकिन ये मनु शब्द का व्यवहार वर्तमान में इतिहास हम देख रहे हैं कि बहुत निकट का ही मिल पाता है, पीछे का नहीं मिल पाता है। लेकिन अन्य मनवंतर जो पीछे हो चुके शब्द, उनके लिए भी मनवंतर मनु वहां भी आ रहा है। तो गहराई से जाकर के देखेंगे, यानी कि वर्णन नहीं मिलता है ऐसा, मैं बता रहा हूं, गहराई से जाकर के देखेंगे तो मनु का तात्पर्य यहाँ पर परमात्मा, क्योंकि वो ज्ञानी है, मननशील है, और हम सब क्या है उसकी संतान। जैसे अर्य कहते हैं परमात्मा को, अर्य स्वामी वैश्यो हो, और हम अर्य की संतान है परमात्मा की, तो आर्य भी कहते हैं अपने लिए हम, और मानव भी कहते हैं अपने लिए। मनुष्य कहते हैं, मानव कहते हैं, ये सब अय प्रत्यय भी तो है इसमें, और यत प्रत्यय भी है, और अण प्रत्यय भी हो जाता है, अण प्रत्यय भी हो जाता है। पीछे जो कहा है ना तस्यापत्यम से, वो भी हो जाता है। तो मानव, मानुष, मनुष्य, तीन बन जाएंगे, दो तो इससे बन जाएंगे। तो मनु प्रातिपदिकात अय यत इत्येतो प्रत्यय होता है, और दोनों प्रत्ययों के साथ में तत्संयोगने च शुकागम भवति, शुकागम दोनों के साथ होगा। तो अय के साथ करेंगे तो मानुषः, यत के साथ करेंगे तो मनुष्य, आदि यच को वृद्धि होनी नहीं है, और गुण भी नहीं लग पाएगा, क्योंकि शुक आ गया ना, उसने उवर्णांतता उसकी हटा दी। तो मानुषः मनुष्य, लेकिन जब अण करेंगे तो और गुण लग जाएगा, मानवः, मानव बन जाता है। तो तीन शब्द हो गए अब ये। लेकिन निरुक्तकार ने क्या कहा था? मनोरपत्यम मनुष्य होगा। तो मनोरपत्यम कह करके तो उन्होंने ये जो व्याकरण का जो सूत्र है, ये ठीक है कि पाणिनि का है, लेकिन पाणिनि से पहले भी बहुत सारे व्याकरण हुए हैं, क्योंकि यास्क तो पाणिनि से पहले के माने जाते हैं। तो उन्होंने मनोरपत्यम कह करके संकेत दे दिया है कि इस तरह से मनुष्य बन जाएगा। दूसरा उन्होंने बताया कि मनुष्य शब्द को मूल मान करके, मनुष्य का तात्पर्य मनुष्य हलंत, उसको मूल मान करके और उससे या करके या प्रत्यय, तो मनुष्य ऐसे भी बनाया है। लेकिन इस सूत्र से देखेंगे हम तो यह प्रत्यय करके शोकागम कर ही रहे हैं पाणिनि, हम इसे बना लेंगे, हमें ऐसे सरलता रहेगी। तो तीन शब्द बन जाते हैं, यहां इन्होंने दो बनाए हैं इस सूत्र के द्वारा। चलो ये तक, यहां तक तो ये सारा प्रकरण जो तस्यापत्यम का चल रहा था, प्रत्यय का विधान, ठीक है ना। तो प्रत्ययों का तो विधान ये हो चुका है यहां तक।
आगे और भी आएंगे, लेकिन आगे जो है प्रत्यय वो कुछ विशेष प्रकार के होंगे। अपत्यार्थ में आएंगे आगे प्रत्यय, लेकिन वो ऐसे प्रत्यय होंगे कि व्यक्ति का भी नाम हो और जनपद का भी नाम हो। पाद के अंत तक वही चलेगा फिर, जनपद शब्दात सूत्र से। उससे पहले पाणिनि व्यवस्था करना चाह रहे हैं कि पीछे हमने जो गोत्र बोला है, कहीं अपत्य बोला है, इन सब के युवा बोला है, इनके क्या अर्थ हैं, क्योंकि संज्ञाएं हैं ये सारी। तो अपत्य तो एक सामान्य संज्ञा है, उसका सूत्र नहीं दिया है पाणिनि ने कहीं भी, लेकिन गोत्र और युवा इन संज्ञाओं के विषय में बता रहे हैं अगले सूत्रों में। तो अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम, अपत्यम को आधार मान लिया एक, वो संज्ञा के रूप में नहीं बोला है। अपत्यम प्रथमैक वचनांतम पौत्र प्रभृति, प्रथमैक वचनांतम गोत्रम प्रथमैक वचनांतम। पौत्र प्रभृति ये नपुंसक लिंग का है, इसलिए विभक्ति नहीं दिखाई दे रही है, सु का है, लुक हो गया है। क्यों है नपुंसक लिंग का? क्योंकि अपत्यम का विशेषण, जब अपत्यम नपुंसक लिंग है तो पौत्र प्रभृति भी नपुंसक लिंग में आएगा। समास वैसे ही करेंगे, पौत्र प्रभृति यस्य, यानी कि प्रवृत्ति का अर्थ आदि, जैसे आदि का समास करते हैं, आदि ही यस्य ऐसे बोलते हैं। तो पौत्र प्रभृति, तो पौत्र आ गया ना उसमें, प्रभृति आदि कहने से और आगे वाले आ गए प्रपौत्र आदि। और अपत्यम के साथ में जोड़ेंगे कि पौत्र प्रभृति यद अपत्यम, ऐसा अपत्य जो पौत्र या पौत्र से आगे वाला है, तद गोत्र संज्ञकम भवति, उसकी गोत्र संज्ञा है ये। तो ये पारिभाषिक शब्द बन जाता है पाणिनि के लिए। और जो लौकिक गोत्र है वो पीछे हम चर्चा कर चुके हैं, उसमें वो भी चलता है। उदाहरण से पीछे आ चुके हैं। तो गर्गस्य अपत्यम पौत्र प्रभृति, पौत्र प्रभृति बोलते ही अनंतरापत्य हट जाएगा। तो गर्ग का पौत्र वो कहलाएगा गार्ग्य। तो गार्ग्य बनाने के लिए हम किससे प्रत्यय करेंगे? मूल शब्द गर्ग, हाँ, गर्ग का तो पौत्र है ना ये, तो गर्ग का पौत्र का अर्थ हुआ गर्ग के पुत्र का पुत्र। तो गर्ग का पुत्र पहले बनाएंगे गार्गी, तो गार्गी से होना चाहिए ना प्रत्यय, पीछे क्यों हटेंगे? एको गोत्र, हाँ, एको गोत्रे, वो ध्यान रखना होता है कि मूल प्रकृति से ही प्रत्यय करना है। गार्ग्यः वात्स्यः। अब थोड़ा और आगे बढ़े, और ये इसका अपवाद नहीं, अभी तो उसी का, हाँ ये इसका अपवाद सूत्र है अब, कि जीवति तु वंशीय युवा। जीवति ये क्रियापद नहीं है, क्षत्रिय प्रत्यांत है, सप्तम एक वचनांतम। तु अव्यपदम वंशीय सप्तम एक वचनांतम युवा प्रथमैक वचनांतम। युवन का है युवा, युवा युवानो युवानः। अब यहाँ जो वंशीय शब्द है, वंश से बनेगा, वंशे भवः वंश्यः। वंश में होने वाला, वंश क्या है? तो वंश एक पाणिनि के समय में भी प्रसिद्ध शब्द था, उन्होंने उसको नहीं खोला है कि वंश किसे कहते हैं। तो वंश उनके काल में प्रसिद्ध अर्थ लिए हुए था, वो अर्थ था संतति का प्रबंध, जो एक क्रम चलता है संतति का, ये इसका पुत्र, फिर ये इसका पुत्र, ये इसका पुत्र, ये इसका पुत्र, बस यही क्रम। लेकिन उसमें बदल जाएगा तो नहीं, जैसे किसी व्यक्ति के दो पुत्र हुए, तो दो पुत्र, उन दोनों पुत्रों की दृष्टि से तो उनका पिता वो कहलाएगा वंश में होने वाला। लेकिन उसमें से अब दोनों पुत्रों की अलग अलग संतानें चल पड़ी, और उन्हीं पुत्रों के नाम से बोली जाए अब वो संतानें। तो उस अवस्था में जो उनका पिता था, उनका जो पिता था, मतलब उन्हीं के बच्चों के ही, संतानों के ही नाम से आगे अगर संतति चलाई जाए, वंश चलाया जाए, तो ये दो वंश बन जाएंगे अब अलग अलग। लेकिन हम पीछे के नाम व्यक्ति को ही बोलते चले आ रहे हैं, किसी एक व्यक्ति को ही, तो उसकी दृष्टि से हम कहेंगे कि ये पूरा वंश परंपरा, परंपरा जिसको बोलते हैं वंश परंपरा, इसके आगे ये, इसके आगे ये, इसके आगे ये, बीच में अगर कई शाखाएं खुल गई हैं अलग अलग, वो अलग अलग वंश चल जाएंगे फिर।
तो यहाँ जो वंश शब्द कहलाएगा वंश में होने वाला, तो वंश में कौन कौन हो सकता है? पिता, फिर पिता का पिता, और पिता के जो अन्य भाई हैं वो भी आ जाते हैं उसी में, क्योंकि सारे पिता के भाई वो पिता का जो पिता था उसी के तो हैं, उसी की संतान है। तो अच्छा, ये पिता, कुल शब्द का पर्याय शब्द है ये। हाँ कुल भी ले लेते हैं, जैसे पीछे आया था ना कि सौवीर गोत्र, सौवीर कुल, सौवीर वंश, ऐसे करके व्यवहार में ले लेते हैं, कुल भी वही चलता है। और कुल एक परिवार को भी कह देते हैं। आपका कुल कौन सा है ऐसे बोलते हैं तो पीछे के किसी पुरुष का नाम बोला जाएगा। आप किस कुल में रहते हो तो अर्थ निकलेगा कि आप कैसे परिवार में रहते हो। ये अच्छे कुल का नहीं है, अच्छे परिवार का नहीं है। तो कुल के परिवार अर्थ भी होता है, वंश अर्थ भी होता है, लेकिन वंश का अर्थ तो वंश ही निकलेगा, यानी कि संतति का प्रबंध। अच्छा जी, रघुकुल राम ऐसे बोलते हैं ना? हाँ, वहां पर एक वंश के रूप में ले लेंगे आप कुल का अर्थ वहां पूरा, क्योंकि रघु कुल हो गया पूरा एक। अब गुरुकुल बोल रहे हैं तो वो तो वंश नहीं है वहां कुल का अर्थ, वो एक पूरा परिवार हो गया, लेकिन वो परिवार ऐसा नहीं है कि रक्त का परिवार, वो विद्या का परिवार हो गया। तो वंश से यहां बता रहा हूं मैं कि वंश्य इसमें कौन कौन आएंगे? पिता, पिता के सारे भाई आ गए। अब ऊपर को जब चढ़ेंगे तो बाबा, जिसको दादा या बाबा कुछ भी कहें, पिता का पिता, वो आया। फिर और उसके पीछे गए तो पर दादा, पर बाबा, लेकिन इतने जीवित नहीं रह पाते लोग, इतने पीछे के नहीं मिल पाएंगे। लेकिन जो भाई है उसका, जिस वो उस कुल में नहीं माना जाएगा, उस वंश में नहीं माना जाएगा अभी। इसलिए यहाँ जो वंशीय जीवती कहा जा रहा है, जैसे बड़ा भाई, क्योंकि तभी तो आगे सूत्र अलग आ रहा है बड़े भाई के लिए, वो अलग सूत्र आ रहा है। यहाँ वंशीय जीवती जो कहा जा रहा है वो पिता से प्रारंभ करेंगे, पिता, पिता का पिता इत्यादि पीछे को चलेंगे। तो सूत्र का अर्थ बनेगा कि वंशीय जीवती अर्थात पित्रादव जीवती, पित्रादव कह करके और सारे आ गए उसमें। अब जो पीछे से पौत्र प्रभृति की यहाँ जो अनुवृत्ति ली गई है उसको विभक्ति विपरिणाम करके षष्ठी में बदलना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो अपत्य लेना है वो चौथी संतान से लेना है। तो पौत्र प्रभृति यानी पौत्र प्रभृति की जो संतान, पौत्र की संतान या उसके आगे जो और हुआ उसकी संतान, ये लिए जाएंगे अब, इसलिए षष्ठी में बदला गया है। तो पौत्र प्रभृति यदपत्यम तद युग संज्ञम भवती, उसकी युग संज्ञा हो जाएगी, तो गोत्र संज्ञा का ये अपवाद हो गया, क्योंकि वहां तो पौत्र प्रवृत्ति कह करके सारे ही ले लिए गए आगे के सब। लेकिन चतुर्थात आरभ्य, चौथे से आगे चलेंगे जब, चतुर्थ भी आ गया उसमें और आगे वाले भी आ गए, उनको यदि लेंगे और वंश में जीवित है कोई, तब होगा वो युवा। अब जिसको युवा बोला जा रहा है, जैसे यहाँ उदाहरण ले लो कि गार्ग्यस्य युवापत्यम, तो गार्ग्य तो हो गया गर्ग का पौत्र और उसका अपत्य, तो गर्ग की चौथी संतान हो गई। तो प्रत्यय का तो निर्णय पीछे कर ही दिया है, गोत्रादि यूनि। अब यहाँ जो प्रत्यय करेंगे हम गर्ग से नहीं करेंगे, गार्ग्य बनाया तो गर्ग से किया, गार्गी से नहीं किया था। गर्गस्य अपत्यम गार्गी, ह्रस्वीकारांत। लेकिन गर्गस्य गोत्रापत्यम तो गर्ग से किया प्रत्यय, अब गार्ग्य बन गया। अब गार्गस्य गोत्रापत्यम नहीं, गार्ग्यस्य अपत्यम, अब ऐसे बोला। तो गार्ग्य का जो अपत्य है और वंश में है कोई जीवित, तो अब युवा विशेषण लग गया इसके साथ में, युवापत्यम। युवापत्य विशेषण, युवा विशेषण लगते ही अब प्रत्यय कौन सी प्रकृति से होगा? गोत्रात। अब गार्ग्य से होगा, गर्ग से नहीं होगा। लेकिन यदि युवा नहीं है, वंश में कोई जीवित नहीं है, तो चौथी संतान होने पर भी अब गर्ग से फिर होगा। एक हो गोत्र, सीधी सी बात है, गोत्र ही कहलाएगा फिर वो, चौथी हो पांचवी हो कोई सी भी हो। तो चौथी संतान यदि गार
गार्ग्य जिसको कहेंगे हम, गार्ग्य, अगर चौथी संतान है और गार्ग्य बोल रहे हैं, तो क्या सिद्ध हो रहा है कि इस गर्ग के परिवार में पिता भी जीवित नहीं है। जो तीसरी संतान थी गर्ग की, वो भी जीवित नहीं है। अगर वो जीवित है तो वो गार्ग्यायण होगा, फिर गार्ग्य नहीं। ठीक है, तो गार्ग्यायण वात्स्यायन, ये शब्द स्वयं बता रहे हैं, ये प्रत्यय स्वयं बता रहा है कि गर्ग के गार्ग्य, इनकी जो चौथी संतान है उसका पिता या बाबा आदि जीवित है। हो गया। अब आगे देखते हैं। आचार्य जी, यहाँ पिता जीवित न हो फिर भी कभी कभी दादा ये सब जीवित बाबा हो सकते बाबा भी जीवित, होगा। चाचा ताऊ बाबा, इनमें से कोई हो, लेकिन कभी कभी नहीं रहता कोई भी पीछे, तो उस अवस्था में फिर गार्ग्य ही बोला जाएगा उसको, चौथी संतान होने पर भी। चौथी, पांचवी, छठी, कुछ भी ले लो, संख्या तो कोई भी हो सकती है। लेकिन अगला सूत्र थोड़ा सा और विशेषता बता रहा है कि भ्रातरीचे जयसी, एक पक्ष ऐसा है कि जहां हम उसको युवा कह सकते हैं, यानी वंश पिता आदि तो नहीं है जीवित, लेकिन बड़ा भाई जीवित है, तो छोटे भाई को युवा कह देंगे। भ्रातरीचे ज्यायसी, भ्रातरी सप्तम में कुशनांतम च व्यपदम ज्यायसी सप्तम में कुशनांतम। पीछे से जीवती आई रहा है, तो भ्रातरी ज्यायसी भ्रातरी जीवती सती, बड़े भाई के जीवित रहने पर, रहते हुए, पौत्र प्रभृतिर यथापत्यम तत् युव संजको भवति। तो बड़ा भाई जीवित है, छोटा भाई वो कन्यान कहलाता है। जैसे यहाँ पर गार्ग्यस्य दो पुत्र, उसको खोला उन्होंने गार्ग्य के, गार्ग्य का तात्पर्य गर्ग के पौत्र के दो पुत्र हैं। तयोः कन्यान भ्राता मृते पुत्रादौ, मृते का संबंध पित्रादौ के साथ में, यानी कन्यान भ्राता जो उसका छोटा भाई है, दोनों में से तयोः कन्यान भ्राता मृते पित्रादौ, पिता आदि के मर जाने पर, यानी कोई नहीं है वंश में पीछे अब, उस अवस्था में है ज्यायसी भ्रातरी जीवती, बड़ा भाई जीवित है, तो युग संजको भवति। अब उसका कन्यान भ्राता वो युग संजक हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो गार्ग्यायण शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, तो उस अवस्था में पीछे से तो कोई जीवित है नहीं, तो प्रश्न उठा के आपने फिर गार्ग्यायण कैसे बोल दिया, इसको तो आप गार्ग्य बोलो कि नहीं, बड़ा भाई है जीवित अभी। अब बड़ा भाई का भी देहांत हो गया, तो नाम बदल जाएगा उसका, अब क्या हो जाएगा, गार्ग्य। अब गार्ग्यायण नहीं है। चलो हम कर रहे हैं परिश्रम इन सूत्रों में, लेकिन वर्तमान में तो कोई इनका प्रयोजन नहीं लग रहा है। हाँ, इतिहास पढ़ते समय कहीं ऐसा कोई आता है तो वहां ये सूत्र सहायता करेंगे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े, लेकिन विकल्प से युवा संज्ञा होगी वहां पर, कि वा अन्यस्मिन सपिंडे स्थविरतरे जीवती। देखो, एक जीवती पीछे से आ रहा है, एक जीवती और बोल दिया गया है सूत्र में, अब दो जीवती हैं यहाँ पर, दोनों की संगति लगानी है। तो वा अव्यपदम अन्यस्मिन सप्तम एकवचनांतम सपिंडे सप्तम एकवचनांतम स्थविरतरे सप्तम एकवचनांतम जीवती सप्तम एकवचनांतम, सारे सप्तमी के हैं ये इधर। सपिंड शब्द, पिंड शब्द जो प्रयोग में आता है, तो ये 7 पीढ़ियों तक का प्रयोग पीछे से व्यवहार करते हैं, उसको लेते हैं पिंड। तो सपिंड का अर्थ हो गया समानम पिंडम यस्य स सपिंडः। तो कहां तक मानी गई है इसकी अवधि, सप्तम पुरुषावधि, 7वें पुरुष की अवधि तक ये सपिंडता कहलाती है। और उसी का विशेषण है ये फिर आगे स्थविरतरे। स्थविरतर, स्थविर तो है, बड़ा तो है, लेकिन तर भी लगा दिया है साथ में, तो तर लगा देने से उसमें आयु की दृष्टि से भी बड़ा हो, और पद की दृष्टि से, पद का तात्पर्य होता है कि
जैसे हमारा पिता है और पिता का भी पिता यदि है तो वो हमारे लिए अधिक पूजनीय माना जाता है। पिता का पिता ये एक प्रकार से पद हो गया है। या पिता के ही परिवार में अन्य कोई है, चाचा ताऊ आदि। ये सूत्र वैसे अधिक स्पष्ट हो नहीं पाता है और व्याख्याकारों ने भी इसको नहीं खोला है कहीं पर भी। बहुत कुछ विचार करने की बातें हैं इसके अंदर, लेकिन हम थोड़ा सामान्य रूप में ले लेते हैं अभी इसको। तो भ्रात, अब यहाँ जो अन्यस्मिन शब्द सूत्र में बोला है ये भ्रातरी की दृष्टि से बोला है। पीछे कहा था ना बड़ा भाई जीवित हो तो अन्यस्मिन का तात्पर्य बड़े भाई के अतिरिक्त, बड़ा भाई को हटा दो, वो नहीं है जीवित। क्योंकि वो यदि जीवित होगा तो युवा संज्ञा हो ही जाएगी, फिर विकल्प क्यों करेंगे। विकल्प करने का तात्पर्य है कि बड़ा भाई तो जीवित है नहीं, बड़ा भाई भी जीवित है नहीं। और यदि पीछे के अन्य वंश में जीवित है तो जीवती तु वंश एवं सूत्र बैठा हुआ है, वो वहां युव संज्ञा कर देगा। तो ये विकल्प कहाँ करेगा फिर। तो ये जो विकल्प कर रहा है ना, ये जो पीछे की हमने 7 पीढ़ियां ली हैं, उन पीढ़ियों में जो श्रृंखलाएं, जो शाखाएं फैल जाती हैं अलग अलग इधर उधर, उन शाखाओं में से कोई आयु में और पद में बड़ा है, उनके लिए कहा गया है। तो उनको हम वंश में तो नहीं बोलेंगे, वंश तो एक संतति का प्रबंध हो गया। पीछे कहा था ना वंशः संतति प्रबंधः। लेकिन यहाँ जो सप्तम पुरुषावधि ही सपिंडता जो कहा गया है, तो ये जो शाखाएं अलग अलग हो जाती हैं, उन शाखाओं में भी यदि कोई जीवित है, चला रहा है, तो उस अवस्था में विकल्प से युव संज्ञा हो सकती है। लेकिन यहाँ एक शर्त और है सूत्र में कि सपिंड में तो जीवित है, कोई स्थविर है, लेकिन जिसको हम युवा कह रहे हैं वो भी जीवित होना चाहिए। मरने के बाद उसकी युव संज्ञा नहीं होगी। अब इससे ये भी सिद्ध हो रहा है कि पीछे के सूत्रों में, जैसे हम भ्रातृ ज्यायसी को ले लें कि बड़ा भाई तो जीवित है, छोटा मर गया। प्रश्न उठा कि किसका देहांत हुआ, तो कि गार्ग्यायण का देहांत हो गया। उत्तर समझ में आया। देहांत होने के बाद भी जीवित नहीं है वो। गार्ग्यायण तो बोला हमने कि गार्ग्यायणो मृतः, मरने के बाद भी गार्ग्यायण है। लेकिन इस सूत्र में यदि गार्ग्यायण मर गया है, मृत हो गया है, तो वो गार्ग्य हो जाएगा, अब गार्ग्यायण नहीं होगा। भले ही सपिंड में जीवित है कोई, ठीक है ना, स्थविरतर है, वो जीवित है, लेकिन जिसकी युव संज्ञा कर रहे हैं वो तो नहीं रहा जीवित। जब तक जीवित है तब तक तो गार्ग्यायण है। मृत होते ही फिर गार्ग्य व्यवहार होगा उससे, उसको बोलने के लिए गार्ग्य बोला जाएगा, फिर गार्ग्यायण नहीं कह सकते। तो सूत्र का अर्थ क्या बना कि भ्रातु अन्यस्मिन, अन्यस्मिन को भ्रातु के साथ जोड़ा कि भाई से अन्य। भ्रातु अन्यस्मिन सपिंड स्थविर तरे अर्थात वृद्ध तरे जीवती सती पौत्र प्रभृति रपत्यम। अब जो पीछे से जीवती आ रहा था, या इस जीवती को ले लो, ये तो इसके साथ में जुड़ गया स्थविर तरे जीवती, अर्थात ये भी इनमें से कोई जीवित है तब। और पौत्र प्रभृति रपत्यम, वो भी अब उसके साथ में ऊपर की अनुवृत्ति जो आ रही है जीवती, उसके साथ जोड़ दो उसको। लेकिन वो प्रथमा बदल जाएगा अब, ठीक है ना, क्योंकि पीछे जीवती में सप्तमी क्यों थी, क्योंकि वंशीय का था वो विशेषण। लेकिन यहाँ पर जीवती प्रथमा में क्यों बदल रहे हैं हम, क्योंकि जिसकी संज्ञा कर रहे हैं अपत्य की, वो प्रथमांत है ना, उसके साथ में जोड़ेंगे। तो वो जीता हुआ, वह अपत्य जीता हुआ, जीवदेव युव संज्ञम वा भवति, विकल्प से उसकी युव संज्ञा होगी। तो गार्ग्यस्य अपत्यम गार्ग्यायणः। अब क्यों कहा गार्ग्यायणः, कि भाई तो नहीं है जीवित, वंश में भी कोई जीवित नहीं है, लेकिन पीछे की पीढ़ियों में जो शाखाएं बन जाती हैं उनमें से कोई जीवित है, तो गार्ग्यायणः। दूसरे पक्ष में उसको गोत्र मान करके गार्ग्य ही कह सकते हैं। तो वहां पर फिर जो पीछे प्रत्यय किया गया है युवापत्य में, वो नहीं होगा, बस तो गार्ग्य रहेगा। ऐसे ही वात्स्यायन, या सा में अ जोड़ लेना, स्य य सकार हल करके आधा करके वात्स्यायन, है वात्स्यायन लिखा हुआ है इसमें, और वात्स्यः, ये दो बन जाएंगे। तो ये जो सूत्र हैं 1 2 3 4, बस
इन 4 में जो 3 सूत्र हैं ये तो युव संज्ञा के लिए हैं, और जो पहला सूत्र है वो गोत्र संज्ञा के लिए, और कोई सूत्र नहीं है अलग से अब। और ये गोत्र वो गोत्र नहीं है जो लौकिक गोत्र जिसको बोलते हैं, वो एक अलग है, ये पारिभाषिक कहलाएगा। अब आगे फिर अपत्य का अधिकार चल पड़ा, तस्यापत्यम का। विशेषता यही है कि अब जो अपत्य का अधिकार चल रहा है, तो जिस शब्द से हम प्रत्यय करेंगे वो शब्द 2 विशिष्टताओं से युक्त होगा। क्षत्रिय का भी नाम हो वो, और जनपद का भी नाम होना चाहिए। तो जनपद शब्दात क्षत्रियात आए। दूसरी बात, यहां से जो प्रत्यय प्रारंभ हो रहेंगे, आए है, फिर अण आएगा, फिर यंग आएगा, इन सब की एक अलग संज्ञा जो आगे सूत्र आ रहा है, ते तद्राजा, वो यादे तद्राजा, ये तद्राज संज्ञा नहीं ते तद्राजा, वो बार बार भ्रांति हो जाती है उसमें। तो ते तद्राजा से ये तद्राज संज्ञा भी इनकी होगी, और तद्राज संज्ञा का परिणाम तुरंत पहुंच जाओ दूसरे अध्याय में, तद्राजस्य बहुषु तेनैव स्त्रियाम। बहुवचन का में जब बनाएंगे हम तो प्रत्यय का लोप हो जाएगा। तो सूत्र का अर्थ देखते हैं। तो जनपद शब्दात क्षत्रियात, जनपद शब्दात पंचम एकवचनांतम, क्षत्रियात पंचम एकवचनांतम, अय प्रथम एकवचनांतम। अब जनपद शब्दात, तो जनपद शब्द क्या है? ये तो जनपद शब्द यहाँ पर धातु जो है शब्द चुरादिगण वाली, या हम शब्द प्रातिपदिक मान करके भी तत्करोति तदाचष्टे णिच कर सकते हैं ना। तो जनपदम शब्दयति इति, ठीक है ना, जनपद उपपद रहते हुए और शब्द धातु से यहां इन्होंने बनाया है। जनपदम शब्दयति इति जनपद शब्द, जनपद को बोलने वाला। शब्द धातु का अर्थ हो गया शब्द, इनके बोलने वाला, जो जनपद को बोलता है, ऐसा क्षत्रियवाची शब्द जो जनपद को बोलता है, और क्षत्रिय का भी नाम है किसी का। तो जनपद शब्दो यह क्षत्रियवाची तस्मात् अपत्यार्थे अय प्रत्ययो भवति। जैसे पंचाल नाम का कोई क्षत्रिय, अब जब कोई क्षत्रिय अधिक प्रसिद्ध हो जाता है, जैसे कल चर्चा हो रही थी कि नगरों के नाम पड़ जाते हैं ना, औरंगाबाद इत्यादि जो पड़े हैं, फैजाबाद, तो ऐसे जब कोई क्षत्रिय अधिक प्रसिद्ध हो जाता है, कोई राजा, तो वो स्थान का ही नाम बन जाता है वही जहाँ का वो रहने वाला था। तो पंचाल क्षत्रिय, और पंचाल जहाँ रहता था उस पूरे स्थान का वो एक जनपद ही पंचाल बन गया। अब यहाँ पर जब अपत्य कहा जाएगा, तो अपत्य संतान जनपद की तो होती नहीं, संतान होती है क्षत्रिय की। अब यहाँ पर जब पंचाल से अपत्य में ऐसे बोलेंगे, तो देखा कि पंचाल तो ये नाम तो है ठीक है क्षत्रिय का, लेकिन ये तो बड़ा प्रसिद्ध है, पूरे शहर का ही नाम पंचाल हो गया है जनपद का। तो उस अवस्था में अब इससे अय प्रत्यय होगा, नहीं तो कौन सा प्राप्त हो रहा था? वैसे तो अकारांत है, या तो यहाँ लगेगा। तो पंचालस्य अपत्यम पांचाल। अब यहाँ हुआ क्या है कि क्षत्रिय वाची तो मान लिया हमने, लेकिन जनपद वाची बनाएंगे तो क्या कोई अन्य प्रक्रिया चलेगी इसमें? कि हाँ चलेगी, क्योंकि सूत्र आगे आएगा तस्य निवासः। तो पंचाला नाम निवासः, पंचालों का जहाँ निवास रहा है वो पूरा जनपद, वहां भी एक प्रत्यय करेंगे तस्य निवासः। तो वहां प्रत्यय यही ये जो प्राग दिव्य तोण का अधिकार चल रहा है, तो तस्य निवासः से पहले हमने अण किया, लेकिन जनपद को कहने के लिए जब अण करेंगे तो एक सूत्र बैठा हुआ है जनपदे लुप, वहां पर प्रत्यय को जाना पड़ेगा। तो लुप भी हो गया, लुप हो गया, तो उस अवस्था में अब आदि अच को वृद्धि भी नहीं हो पाएगी न लुमतांग से, क्योंकि वृद्धि वाला प्रकरण है अंग के अधिकार में। तो पंचाल का पंचाल ही रह गया, पहले था क्षत्रिय, अब हुआ जनपद का नाम, तो तब भी पंचाल ही रहेगा वो दोनों अवस्थाओं में। तो पंचाल से अपत्यम। यहां फिर अब ये जो अय हुआ है,
ये अपत्य अर्थ को कहने के लिए हुआ है। तो पांचालः, अब इसके जब रूप चलाएंगे हम, तो पांचालः, पांचालौ, आगे पंचाला। पंचाला। यहाँ हम बहुवचन में जिसका लोप कर देना है प्रत्यय का, ये तद्राज संज्ञा का फल होगा आगे चल करके। आचार्य माता द्रौपदी को ही पांचाली कहते हैं ना? हाँ, वो स्त्रीलिंग का है, पांचाली। वो स्त्रीलिंग का है, उसका आगे आएगा अभी। ये स्त्रीलिंग में कैसे बनाएंगे, ये पुल्लिंग का हो गया अब, ठीक है ना। पांचालः, ऐक्ष्वाकः, वैदेहः, ये सारे शब्द हैं ये। आगे देखो, अब ये तो हो गया एक सामान्य सूत्र, अय प्रत्यय करने वाला। अब किसके कुछ अपवाद भी आएंगे, और कुछ अपवादों के अपवाद आएंगे, जो इसको बांधेंगे फिर उसको बांधने वाले भी होंगे। तो आगे सूत्र दिया साल्वेय गांधारिभ्याम से। अब कोई ज्यादा कठिन नहीं, सरल सूत्र हैं सब ये। साल्वेय गांधारिभ्याम पंचमी द्विवचनांतम व्यपदम, दो शब्द हैं इसमें, साल्वेय और गांधारी, ह्रस्व इकारांत। और ये जो जनपद शब्दात क्षत्रियाद, ये इस पाद के अंत तक इसकी अनुवृत्ति लेते चलना। तो सब जगह ऐसे ही अर्थ करेंगे कि क्षत्रियाभिधायिभ्याम जनपदवाचिभ्याम साल्वेय गांधारी इत्येताभ्याम अपत्यार्थे अय प्रत्ययो भवति। तो प्रश्न ये उठेगा कि यहाँ पर जो अय कर रहे हैं, तो अय तो पिछला सूत्र कर ही देता, ठीक है ना। ये तो विचित्र बात हो गई कि हम दोबारा फिर अय करने लगे, समस्या क्या आ गई थी। यहाँ पर ये जो क्रम चल रहा है ना सूत्रों का, जैसे हमने पीछे बोला था कि वान्यस्मिन सपिंडे स्थविरतरे जीवति, इसके बाद सूत्र आ गया, तुम लोगों ने कंठ भी ऐसे ही किए होंगे, इसके बाद आ गया जनपद शब्दात क्षत्रियाद हैं। लेकिन कुछ व्याख्याकार जो हैं, कुछ वैयाकरण, यहाँ बीच में दो सूत्र और डालते हैं। और जो मैंने कंठ की थी अष्टाध्यायी, तो मेरे हाथ में वही थी उस समय, तो मुझे वो सूत्र याद हैं बीच के दोनों। तो वो दो सूत्र आते हैं पहले कि वृद्धस्य च पूजायाम यूनश्च कुत्सायाम, इसके आगे है जनपद शब्दात क्षत्रियाद हैं। तो बाद में फिर इसको जो है दोनों सूत्रों को यहाँ से हटा दिया गया है। सबने खोज की होगी, मीमांसक जी या जिज्ञासु इत्यादि ने, सबने तो उसको हटा करके यहाँ पर ये पाठ दिया है, या महाभाष्यकार की दृष्टि से कह सकते हैं। वो वार्तिक के रूप में रहे होंगे वो सूत्रकारों ने, काशिका में उसमें सूत्र बना करके डाल दिए हैं, ऐसा हुआ है कहीं कहीं पर। हाँ, तो मैं कह रहा था कि साल्वे और गांधारी से हम क्यों अय कर रहे हैं दोबारा। तो देखो सूत्र आगे आएगा, वृद्धेत कोसला ज्यादा ही है, वहां वृद्ध शब्द दिख रहा है ना, वृद्ध संज्ञकों से, वृद्ध संज्ञकों से जो जनपदवाची हैं, क्षत्रियवाची हैं, उनसे न्यंग प्रत्यय आएगा। तो ये साल्वेय और गांधार कैसे हैं, ये गांधारी, साल्वेय और गांधारी वृद्ध हैं, तो यंग की प्राप्ति में आए हैं ये। तो अपवाद का अपवाद हो गया ये, इनकी जनपद शब्दात क्षत्रियादय का अपवाद हो गया, वृद्धेत कोसला ज्यादा यंग, इसका अपवाद हो गया साल्वेय गांधारिभ्याम से। चलें आगे। और वैसे एक शब्द जो है ना ये साल्व, तो साल्व एक सूत्र पीछे आया था, जिसमें साल्व शब्द था ना। अच्छा, आगे है ना साल्वा वैव प्रत्यग्रथ कलकूटाश्व का आगे। हाँ हाँ ठीक है, तो साल्व का अवयव साल्व अवयव कहलाएगा ना, साल्व भी तो मिलता है, जैसे यहाँ है साल्वेय, सूत्र में यहाँ पर है साल्वेय, तो साल्व भी मिलता है। तो मूल शब्द क्या है वहां पर, सलवा, सलवा की संतान, क्योंकि स्त्रीलिंग मानेंगे तभी तो हम ढक करेंगे, स्त्री भी ढक से, तब बनेगा साल्वेय। यहाँ जो पढ़ा है ना, ये जो साल्वेय बना बनाया शब्द पढ़ा हुआ है, ये सलवा की संतान। तो महिलाएं भी कभी कभी प्रसिद्ध हो जाती हैं, उनके नाम से, उसके नाम से जनपद चल पड़ा होगा पूरा, तो वो साल्वेय दिया हुआ है ये। तो साल्वेय से बन जाएगा यहाँ पर
अय प्रत्यय, अब अय प्रत्यय करके अंतर क्या आएगा इसमें? कुछ भी नहीं। आदेश में वृद्धि पहले से है, यसे पीछे लगाया, या में अ को हटा दिया, प्रत्यय का अ जोड़ दिया, रहेगा साल में यही। स्वर में अंतर आ जाएगा, गांधारी में अंतर आ जाएगा, क्योंकि यसे पीछे से इकार का लोप हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। अब ये अण और अय, ये अपवाद इस रूप में है कि स्वर में अंतर आएगा। अय और अण में कोई प्रत्यय के स्वरूप में तो अंतर है नहीं, स्वर में अंतर आ जाएगा। ये भी अपवाद है इसका जनपद शब्दार्थ का। तो द्वय मगध कलिंग सूर मसादण, द्वय मगध कलिंग सूर मसाद पंचम एकवचनांतम अण प्रथम एकवचनांतम। ये द्वय क्या है? द्वयच, चा को जा करके और यरो नुनासिक नुनासिक हुआ। तो द्वौ अचौ यस्मिन, जिसमें दो अच हैं ऐसा शब्द को कहलाएगा द्वयच। आगे तीन शब्द हैं फिर, मगध कलिंग सूरमस, ये तीन शब्द अलग हो गए। तो जनपदवाची क्षत्रियाभिधाय धायभ्यः द्वयच मगध कलिंग सूरमस इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः अपत्यार्थे अण प्रत्ययो भवति। पहले दो वच वाले पकड़ेंगे, अंग वंग सुम्ह पुंड्र इत्यादि। तो अंगानाम अपत्यम आंगः, वंग से वांगः, सुम्ह से सौम्हः, पुंड्र से पौंड्रः। तो स्पष्ट है कि केवल स्वर में अंतर आएगा। अण, ये अय का अपवाद है, अय का अपवाद अण कर दिया गया है। ये तो इस तरह से अपवाद हुआ। बाकी जो मगध कलिंग और सूरमस, तीन शब्द ये हैं। तो यहां पर भी अय की प्राप्ति हो रही थी, ठीक है ना, यहां भी अय की प्राप्ति हो रही थी। अब दो वच वाले थे नहीं, ये इनको अलग से कहना पड़ा फिर, क्योंकि यहाँ अण करना है अपवाद के रूप में। अगर दो वच वाले होते तो उसी में आ जाता ये। मगध में कलिंग में तीन तीन अच हैं, सूरमस में तो चार अच हैं। तो मागध कालिंग सौरमस, ये हो गए। अच्छा जी, बंगाल बंगला ये वांग, हाँ वही है, बंग बांग बंगला उसी को बोलते हैं। वा का बा हो गया है, वहां का रहने वाला व्यक्ति वांग कह सकते हैं उसको। तो वृद्धेत कोसला जादायं, वृद्धेत कोसला जादात पंचम एकवचनांतम यंग प्रथम एकवचनांतम। वृद्ध से तात्पर्य वही वृद्ध संज्ञक लेंगे। और इत का तात्पर्य इकारांत। आगे फिर कोसल और आजाद, ये दो शब्द अलग हैं। तो क्षत्रियाभिधायभ्यो जनपद वाचेभ्यो वृद्ध संज्ञकेभ्यः और इत से इकारांतेभ्यः कोसल अजाद इत्येताभ्याम च अपत्यार्थे यंग प्रत्ययो भवति। तो पहले वृद्ध को लिया है, जैसे आम्बष्ठ, आम्बष्ठ शब्द वृद्ध हो चुका है। तो आम्बष्ठानाम अपत्यम आम्बष्ठ्यः। ऐसे ही सौवीर, तो सौवीराणाम अपत्यम सौवीर्यः। इकारांतों में अवंती कुंती, ह्रस्व इकारांत लेना है ये, क्योंकि इत है तपर, सूत्र में ध्यान रखना, वृद्धेत। तो ह्रस्व इकारांत अवंती और कुंती। तो अवंतेर अपत्यम आवंत्यः, ऐसे ही कुंतेर अपत्यम कौंत्यः, ये बन जाएंगे। और कोसल और अजाद, ये दो शब्द अलग हैं। अब ये इनको क्यों पढ़ना पड़ा? क्योंकि ये वृद्ध नहीं है, न ही ये इकारांत हैं, और अय का अपवाद यंग करना है, इनको अलग से पढ़ दिया। तो कौसल्य और आजाद्य, आदि अच को वृद्धि हो ही जानी है सर्वत्र, क्योंकि यंग में यकार लगा हुआ है। फिर आगे सूत्र अच्छा आया। ये सौवीर वृद्धार्थक सौवीरेषु बहुलम, वही सौवीर, लेकिन ये क्षत्रियवाची। हाँ वो सौवीर, यही जो बनाया है ना इन्होंने, सौवीर से सौवीर्य, यही सौवीर वंश वहां लिया गया है, सौवीरेषु बहुलम। आगे एक और आया अपवाद, ये सब उसी के अपवाद चल रहे हैं अय के। तो कुर्णादिभ्योण्यः, कुर्णादिभ्यः पंचमी बहुवचनांतम ण्यः प्रथमैक वचनांतम। कुरु आद्रियेषाम, नहीं
कुरु नहीं, कुरु अलग है। नादि में कह रहा हूं, नकार आद्रियेषाम। कल शायद मैंने नकारांत बोल दिया था अर्थ का अर्थ करते समय, नकारांत नहीं, नादि। तो आदि का ध्यान नहीं रहा था, नकार आदि में होना चाहिए, अंत में नहीं। तो दो एक तो कुरु शब्द अलग हो गया, नादि में बहुत सारे आ जाएंगे जिनके आदि में नकार है, ऐसे शब्द। तो क्षत्रियाभिधायिनः जनपदवाचिनः कुरु शब्दात् नादिभ्यश्च अपत्यार्थिण्यः प्रत्ययो भवति। तो कुरु तो अकेला ही हो गया, तो कुरुणाम अपत्यम कौरव्यः, आदि को वृद्धि करके कौरव्यः। और नादि में हो गया जैसे निषध, निपथ, ये सब जनपदवाची हैं, क्षत्रियवाची हैं। तो नई शध्यः, नई पथ्यः, कोई नाटक इत्यादि करते हैं, अभिनय जहां होते हैं वहां भी तो बोलते हैं ना कि नई पथ्य में, वो अलग अलग प्रकार है वहां। जो पीछे अन्य लोग बैठे हुए हैं कलाकार, क्या बोलते हैं उसको कोरस। आजकल की में, अरे जो क्रिकेट खिलाड़ी होते हैं ना, कोई हार जाता है तो कहाँ जाके बैठते हैं, और जो आगे आने वाला है वो बैठे रहते हैं, कहाँ बैठते हैं वो ध्यान से शब्द उतर गया। जैसे खेल हो रहा है कहीं क्रिकेट का, तो खिलाड़ी सारे कहाँ बैठे हुए रहते हैं, जो टीम बैटिंग करती होती है उसमें दो ही तो होते हैं वहां पर, बाकी कहाँ बैठे होते हैं, पेवेलियन। तुम लोग भूल गए शब्द को, पेवेलियन। वैसे यहाँ नई पथ्य बोलते हैं ना, अभिनय जहाँ होते हैं वहां पर, ये वो अलग शब्द है, ये अलग है, ये नई पथ्य, ये अपत्यार्थ में होगा। तो यहाँ पर ये ण्य का उसका आय का अपवाद हो गया ना, ये यहाँ पर ण्य का अपवाद सब में तो नहीं होगा। जैसे कुरु शब्द को लेते हैं हम, तो कुरु शब्द दो वच वाला है, तो दो वच वाला होने से तो आय की प्राप्ति हो रही थी, द्वयम गध कलिंग सूर्म साधारण, तो आय का अपवाद ण्य हो गया। अण का नहीं नहीं, कुरु, कुरु शब्द की बोल रहा हूँ मैं। जय मगध कलिंग सूर्य साधारण। द्वयम गध सूत्र में कुरु शब्द से अण का अपवाद आय प्रत्यय किया गया था। आई का अपवाद अण किया था। हाँ, आय का अपवाद अण किया था, तो उसका अपवाद ये फिर ये ण्य प्रत्यय हुआ, ये आय का अपवाद नहीं है, ये अण का अपवाद हुआ। ठीक है ना। और बाकी जो है निषध और निपथ, ये आय के ही अपवाद माने जाएंगे। चलो आगे देखते हैं। साल्वावयव प्रत्यग्रथ कलकूटाश्म का देन, साल्वावयव प्रत्यग्रथ कलकूटाश्म कात पंचम एकवचनांतम इय प्रथम एकवचनांतम। अब साल्वावयव यानी कि साल्वस्य अवयव। अब यहाँ क्या है कि जैसे कोई जनपद साल्व नाम का हुआ, और जनपद एक बड़ा प्रदेश होता है, वर्तमान में भी हम जैसे जिला बोल देते हैं, तो बहुत सारे उसमें अन्य तहसीलें, ग्राम अलग अलग होते हैं ना, तो ये सब क्या कहलाएंगे, अवयव। वो यहाँ लिए गए हैं साल्वावयव से, तो वो भी उन शब्दों से भी प्रत्यय होंगे। और बाकी जो है तीन शब्द हैं इसमें अलग, प्रत्यग्रथ, कलकूट और अश्मक। तो जनपद शब्दात क्षत्रियात, जनपद शब्देभ्यः क्षत्रियवाचिभ्यः साल्वावयवेभ्यः और प्रत्यग्रथ, कलकूट, अश्मक इत्येतेभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः अपत्यार्थे इय प्रत्ययो भवति। तो साल्वावयव में मूल शब्द तो था साल्व, जो जनपदवाची क्षत्रियवाची था, लेकिन उसके अन्य जो अवयव हैं वहां पर अलग अलग स्थान, जैसे उदुम्बर ये अलग हो गया, तिलखल ये अलग हो गया, मद्रकारी है, युगंधर, ये क्या क्या शब्द हैं ये सारे। तो इन सब से यहाँ पर इय प्रत्यय हो जाएगा। तो औदुम्बरी ही, तैलखली ही, माद्रकारी ही, ऐसे ही यौगंधरी ही, भौलिंग ही, शारदंड ही। तो ये भुलिंग, शारदंड या शरदंड आदि इसको वृद्धि तो ही जानी है, ये करेंगे तो। ऐसे ही प्रत्यग्रथ को अलग हो गया, प्रात्यग्रथ ही जो सूत्र में पढ़ा हुआ है, ये उसके अवयव नहीं है साल्व के, इनको अलग से लिया गया है। और कलकूट से कालकूटी ही, और अश्मक से आश्मकी ही। यहां तक ये प्रत्यय आए हैं अब जनपद और क्षत्रियवाची से।
अब संज्ञा सूत्र आया ते तद्राजा। तो ते यहाँ की एक सर्वनाम शब्द है, तो ये जनपद शब्दार्थ क्षत्रियादय से यहाँ से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि ये अलग प्रकरण है, ये ते से इसी को लेंगे और पीछे नहीं जाएंगे अब ज्यादा। एक प्रकरण के अनुसार जो है ते शब्द शब्दों को लेगा। तो ते अर्थात प्रत्यय, ते प्रथमा बहुवचनांतम तद्राजा प्रथमा बहुवचनांतम। तद्राज में संज्ञा है यद्यपि, फिर भी बहुवचन का प्रयोग किया है पाणिनि ने, क्योंकि बहुवचन में विशेषता भी है कि इनका लुक हो जाता है। यही विशेषता है बस बहुवचन कहने की, और कुछ नहीं है। तो ते प्रत्ययाः अर्थात अयादयः प्रत्ययाः तद्राज संज्ञकाः भवन्ति। परिणाम देख ही चुके हैं हम कि तद्राज से बहुषु तेनैव स्त्रियः। तो पांचालः पांचालौ पंचालाः, ऐसे ही आंगः आंगौ अंगाः, इस तरह से रूप चलेंगे इसके। आगे कंबोजाल लुक। अब थोड़ा थोड़ा अलग से बात कर रहे हैं कि कंबोजात पंचम एकवचनांतम लुक प्रथम एकवचनांतम। कंबोज शब्द है, एक शब्द लिया गया है इसमें, तो क्षत्रियाभिधायी जनपदवाची कंबोज शब्द है। तस्मात् अपत्यार्थे विहितस्य प्रत्ययस्य लुक भवति। जो भी प्रत्यय यहाँ पर किया जाएगा उसका नाम तद्राज होगा, और उस तद्राज संज्ञक प्रत्यय का, जिसकी संज्ञा हो गई, क्योंकि पिछला सूत्र लुक नहीं कर रहा था, उसने नाम रखा केवल तद्राज। इसने कहा कि अगर कंबोज शब्द से आपने कोई प्रत्यय किया है इस प्रकरण में, नाम तो उसका तद्राज होगा, लेकिन उसको हटना पड़ेगा, उसका लुक हो जाएगा। तो कंबोज नाम का क्षत्रिय और जनपद भी, तो उसकी संतानें, वहां पर अब प्रत्यय किया गया जनपद शब्दार्थ क्षत्रियादय से अय, जो सामान्य प्रत्यय है, उस अय का इसने लुक कर दिया। तो लुक करने से अब आदि को वृद्धि भी नहीं हो पाएगी नलमतांग से, कंबोज बनेगा। कंबोज की संतान कंबोज, बस कोई प्रभाव नहीं पड़ा प्रत्यय का। अगले सूत्र भी लुक कर रहे हैं। अब जो पीछे बात आई थी ना कि कुंती और अवंती, जो दीर्घ इकारांत हम बोलते हैं वहां पर, तो वो यहां से समझ में आएगा। तो स्त्रियाम अवंती कुंती कुरुभ्यश्च, स्त्रियाम सप्तम एकवचनांतम अवंती कुंती कुरुभ्यः पंचमी बहुवचनांतम च व्यपदम। 3 शब्द हैं इसमें, अवंती कुंती और कुरु। कुरु अलग है, एक उकारांत है ये, और 2 हैं एकारांत। तो क्षत्रियाभिधायिभ्यः जनपदवाचेभ्यो अवंती कुंती कुरु इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः उत्पन्नस्य तद्राज संज्ञकस्य प्रत्ययस्य स्त्रियां लुक भवति। अब यहाँ स्त्रियां का तात्पर्य पुत्री को कहने के लिए, शब्द ये स्त्रीलिंग में नहीं है, अवंती कुंती कुरु, ये तो पुल्लिंग में है, लेकिन इनकी संतान जो स्त्री होगी, कन्या होगी, उसके लिए कहा जाएगा। तो यहां जैसे अवंती शब्द ह्रस्व इकारांत, जनपदवाची क्षत्रियवाची, उसकी संतान, लेकिन वो है स्त्री, तो अवंती नाम अपत्यम। अब ये सूत्र न होता तो लुक तो करेगा नहीं ये, क्योंकि कंबोजा लुक तो केवल कंबोज से कर रहा था, तो प्रत्यय विद्यमान रहेगा फिर। अब प्रत्यय कौन सा रहेगा, ये प्रश्न उठ रहा है यहाँ पर, नियम है? वृद्धेत कौशला कहते हैं। हाँ, क्योंकि वहां पर एकारांत है, ये वृद्धेत कौशला ज्यादा यंग, तो यंग प्रत्यय आवंत्य बनता, फिर आवंत्य से फिर स्त्रीलिंग में और प्रत्यय लाते बाद में, आवंती, जैसे गार्ग से गार्गी बनाते हैं यकार का लोप करके, तो ऐसा नहीं बन पाया। अब यहाँ पर प्रत्यय का ही यंग को हटा दिया गया स्त्रीलिंग में, तो प्रत्यय जब हट गया तो अवंती का अवंती रह गया, न कोई वृद्धि होनी है न कुछ होना है, लेकिन शब्द तो फिर भी ह्रस्वकारांति ही रहा। अब क्योंकि स्त्री को कहना है तो फिर पीछे सूत्र आ ही चुका है, क्योंकि जातिवाचक तो बन ही जाते हैं ये शब्द, जो अपत्य में प्रत्यय करते हैं हम, जातिवाचक बन जाते हैं ये, और एकारांत भी है, तो ये तो मनुष्य जाते हैं। अब बना दी गई एकारांति है, अवंती कुंती, ये ऐसे बने। अब रही बात कुरु की, कुरु से भी हमने जो प्रत्यय किया, क्या उससे भी हम यंग प्रत्यय करेंगे? हाँ, उससे ण्या करेंगे। उस ण्या का लुक कर दिया अब स्त्री अर्थ में, तो ण्या का लुक कर दिया तो फिर रह गया कुरु। अब क्योंकि स्त्री को कहना है तो स्त्रीलिंग में भी कोई प्रत्यय आना चाहिए,
तो उकारांत है तो ऊंग उतः, पीछे कहा ही था, उकारांतों से ऊंग हो जाएगा तो कुरु दीर्घ उकारांत बन गया। अब ये पहले ह्रस्व उकारांत था। चलो आगे देखते हैं अतश्च, अतः षष्ठे क्वचनांतम च व्यपदम। ये पहला सूत्र है ऐसा जो कि अतः का अर्थ कुछ अलग से दिखाई देगा तुम्हें। अतः का अर्थ वैसे क्या होता है? अकारांत। लेकिन देखो अतः में विभक्ति कौन सी मानी गई है? षष्ठी। अब प्रत्यय का प्रकरण चल रहा है तो षष्ठी कैसे आ गई? अकारांत से प्रत्यय करना, पंचमी होनी चाहिए। तो ये अतः जो है ना, ये प्रत्यय को कह रहे हैं ये, क्योंकि लोक की बात आ रही है ना पीछे से। किसका लोक करेंगे हम? अ का। अकारांत से कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ अ का लोक हो रहा है। तो सूत्र का अर्थ बनेगा कि जनपद शब्दात् क्षत्रियाद विहितस्य तद्राज संज्ञकस्य अप्रत्ययस्य अकार प्रत्ययस्य स्त्रियाम लुक भवति। अब अप्रत्यय तो अय है और अण है, दो ही तो आए हैं। अब जो भी हो, तो यहाँ पर अय प्रत्यय, जैसे शूरसेन शब्द है जनपदवाची क्षत्रियवाची, उसकी संतान स्त्री, तो अय प्रत्यय करके क्या बनना चाहिए था? शौरसेनी। लेकिन इसने लोक कर दिया। लोक कर दिया तो वृद्धि तो होनी नहीं है, अब रह गया शूरसेन। शूरसेन ही तो रह गया। अब शूरसेन शब्द से अब क्या करेंगे? अब प्रश्न उठेगा, इन्होंने उत्तर भी नहीं दिया यहाँ कोई, कि ई कहां से आया। तो यहां पर जो सूत्र पीछे आ चुका था स्त्री के प्रकरण में, जाते रस्त्री विषयादयोपधात, उससे ङीश होगा और ङीश करके शूरसेनी। ऐसे ही मद्र शब्द से मद्री। और दर्द क्योंकि हलंत ही शब्द है ये, तो हलंत में तो कोई प्रभाव पड़ता नहीं है ना, तो वहां दर्द का दर्द ही रहेगा। शूरसेनी, मद्री और दर्द। यहां पर जो है दरत शब्द से, ये जो, क्योंकि दो वच वाला है ना ये, तो पीछे जैसे हमने शूरसेन और, नहीं मद्र भी दो वच वाला है। शूरसेन से तो हम करेंगे आए, उसका लुक हो जाएगा। और मद्र क्योंकि दो वच वाला है तो फिर अण होगा, द्वय मगध कलिंग सूर मसादण। और दर्द शब्द से भी अण होगा, तो उनका लुक हो जाएगा। तो अण भी अ है, आय भी अ है, दोनों में अ है, दोनों का लुक हो गया है। और मद्र से फिर जाते रस्त्री विषाद उपधात से ङीश भी कर लेंगे, दर्द में ङीश हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये बन गए। अब एक अगला सूत्र, ये इसका अपवाद है। न प्राच्य भर्गादि यौधयादिभ्य, न व्यपदम प्राच्य भर्गादि यौधयादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम। तो प्राच्य का क्या अर्थ होगा यहाँ पर? पूर्व प्रदेश में जो जनपद हैं क्षत्रियवाची, ऐसे करके लेंगे। और यौधे आदि जो है, भर्गादि यौधे आदि, ये अलग गण हो गए। भर्ग आदि शाम ते भर्गादय, यौधे आदि शाम ते यौधे आदय। अब ये यहाँ पर लुक का निषेध कर रहा है, तो किसी से प्राप्त है उसका निषेध कर रहा है। तो क्षत्रियाभिधायेभ्यो जनपद शब्देभ्य प्राच्येभ्य प्रातिपदिकेभ्य, ठीक है ना। और भर्गादिभ्य योधयादिभ्यश्च उत्पन्नस्य तद्राज संज्ञकस्य प्रत्ययस्य स्त्रियाम अभिधेयायाम लुंग न भवति, लुक नहीं होता है। तो लुक की जो प्राप्ति हो रही थी उसका निषेध कर दिया गया। लुक की प्राप्ति किससे हो रही थी? ये जो सूत्र है पीछे अतश्च, क्योंकि अप्रत्यय का लुक करता है ये। अब यहाँ देखो, जैसे पंचाल शब्द है तो पंचालस्य अपत्यम, तो अय प्रत्यय होगा जनपद शब्दात क्षत्रियादय। अब जनपद शब्दात क्षत्रियादय जब बोला गया तो उससे अय प्रत्यय हुआ, और स्त्री को कहना है तो अतश्च सूत्र लगने लगा। स्त्री को कहने के लिए अ का लुक इसने रोक दिया। क्यों रोक दिया इसने? क्योंकि पंचाल है ये जनपदवाची क्षत्रियवाची, लेकिन पूर्व प्रदेश प्राच्य प्रदेश हो गया ये, तो लुक नहीं हुआ तो वृद्धि आदि को हो जाएगी।
तो पांचाल बना, लेकिन स्त्री को कहना है। स्त्री को कहना है तो अय प्रत्यांत है अभी ये पांचाल। तो अय प्रत्यांतों से स्त्रीलिंग में कौन सा प्रत्यय होता है? ईश। शारंगवाद्ययो यय, वो शारंगवादी अय, शारंगवादी अयः, शारंगवाद्ययो ङीन, ङीन हो जाएगा। तो ङीन होकर के पांचाली ये बनता है शब्द। ऐसे ही विदेह शब्द से वैदेही और अंग वंग मगध, ये सारे हैं। तो अंग वंग मगध, अंग हाँ, इनमें भी अण प्रत्यय आएगा, दो वच वाले हैं ना, इसलिए। तो अण प्रत्यय का भी अतश्च से लुक प्राप्त हो रहा था, इसने निषेध कर दिया है। और उसके बाद जातिवाचक होने से जाते रस्त्री विषयादय उपधात से यहाँ ङीश हो जाएगा। तो ङीश होकर के भी आंगी वांगी मागधी ये बन जाएंगे। भर्गादि यौधयादि में भी जैसे भर्ग शब्द से भारगी, ये भी दो वच वाला है। जहां देखो, जहां दो वच वाले हैं वहां पर अण का लुक करते जाओ, वो लुक की प्राप्ति दिखाएंगे। जहां उसके अतिरिक्त है वो अय की लुक की प्राप्ति दिखाएंगे, उनको ये रोकेगा। जैसे कारुषी, कैकेयी, यहाँ पर अय की प्राप्ति हो रही, लुक की प्राप्ति हो रही थी, उसको रोक दिया गया। तो जहां पर अय अय प्रत्यांत है वहां पर शार्ंग देवंगीन से ङीन कर लेंगे। और जहां अण के लुक को रोका गया है, अण प्रत्यांत है जो, वहां पर जाते स्त्री विषयादय उपधा से ङीश कर लेंगे। तो यौधेयी, शौभ्रेयी, शौक्रेयी, ये सारा प्रकरण यहां तक समाप्त हो गया। और साथ में जो तस्यापत्यम, अब तक संतान के पीछे पड़े थे हम, वो भी सारा प्रकरण समाप्त हो गया। अब संतान से संबंध तोड़ दो, अब अन्य अर्थ पाएंगे आगे चल करके। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ